हेलो, वेलकम यू ऑल टू अफबाउ। हम इस लेक्चर में फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर वाइज जितने भी फॉर्मूलाज एंड इक्वेशंस होते हैं उनका डिस्कशन करेंगे, साथ में उनका फिजिकल सिग्निफिकेंस भी समझेंगे। क्योंकि इन ऑल ऑफ द कम्पिटिटिव एग्जाम्स फिजिकल केमिस्ट्री पोर्शन में आपको कोई फॉर्मूला और इक्वेशन याद रखने के साथ साथ उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है और उसको आप उस प्रॉब्लम में कैसे यूज़ कर सकते हो वो जानना भी बहुत ज़रूरी है। So I will try to make a gist of all the physical chemistry equations and laws and formulas. फर्स्ट चैप्टर जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसकी इक्वेशंस के बारे में, दैट इज गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट में सबसे पहले आता है गैस लॉज, और गैस लॉज में सबसे पहले कौन आता है? बॉयल्स लॉ। यू ऑल नो अबाउट इट एंड दैट इज P वेरीज एज 1/v। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? इंपॉर्टेंट है व्हेन कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है कोई भी इक्वेशंस या फॉर्मूला के लिए। व्हेन द मास ऑफ गैस इज डेफिनिट, व्हेन द मास ऑफ गैस इज डेफिनिट एंड टेम्परेचर इज कांस्टेंट। टेम्परेचर को भी कांस्टेंट होना चाहिए और कितने अमाउंट ऑफ गैस के हम बात कर रहे हैं उसका मास भी कांस्टेंट होना चाहिए। तो ये हो जाएगा PV इक्वल्स टू कांस्टेंट। और इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे आइसोथर्म। आइसोथर्म क्यों? क्योंकि इस पूरे प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, दैट इज वाई आइसोथर्म। नेक्स्ट इज चार्ल्स लॉ। बॉयल्स लॉ सबको याद रहता है, लेकिन चार्ल्स लॉ और गे-लुसाक्स लॉ इन दोनों में कंफ्यूजन हो जाता है। चार्ल्स लॉ कौन सा है? चार्ल्स लॉ इज V वेरीज एज T व्हेन सेम कंडीशन है, मास ऑफ गैस एंड टेम्परेचर इज डेफिनिट, और साथ में और एक कौन सा कांस्टेंट चाहिए होगा? साथ में प्रेशर इज कांस्टेंट। और गे-लुसाक्स लॉ में क्या है? दैट इज P वेरीज एज T। प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर व्हेन मास ऑफ गैस इज कांस्टेंट, और उसके साथ साथ वॉल्यूम भी कांस्टेंट है। ये है आपका कंडीशन। और इन दोनों में और एक कंडीशन है, दैट इज दिस T, दिस टेम्परेचर इज नथिंग बट एब्सोल्यूट स्केल टेम्परेचर, दैट इज केल्विन स्केल टेम्परेचर। अब चार्ल्स लॉ में कांस्टेंट क्या है? प्रेशर कांस्टेंट है, तो इसको हम क्या कहेंगे? आइसोबार कहेंगे। इस इक्वेशन को आइसोबार कहेंगे, आइसोबारिक इक्वेशन। एंड इन केस ऑफ गे-लुसाक्स लॉ वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो इसको हम कहेंगे आइसोकोर। आइसोकोर और आइसोकोरिक इक्वेशन। नेक्स्ट लॉ इज ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन में क्या है? रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूशन आप साथ में लिख सकते हो। रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूशन। इफ्यूशन किसको कहते हैं? इफ्यूशन इज नथिंग बट डिफ्यूशन थ्रू द पोर्स। डिफ्यूशन थ्रू टाइनी पोर्स अगर हो तो उसको हम बोलते हैं इफ्यूशन। तो रेट ऑफ डिफ्यूशन और इफ्यूशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ओवर ऑफ डेंसिटी ऑफ द गैस और रूट ओवर ऑफ मोलर मास ऑफ द गैसियस सब्सटेंस। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, R1/R2 इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ ρ2/ρ1, या फिर रूट ओवर ऑफ M2/M1, जहाँ पे रो है डेंसिटी और M है मोलर मास ऑफ द गैसियस सब्सटेंस। नेक्स्ट इज नंबर 5, इक्वेशन ऑफ स्टेट। इक्वेशन ऑफ स्टेट आप सबको पता है, दिस इज नथिंग बट PV इक्वल्स टू nRT, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। आर क्या है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। इसका वैल्यू 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, या फिर 0.082 लीटर एटमोस्फियर पर मोल पर केल्विन। एंड N इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन मोल। और R का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है? दिस इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, लेकिन इसका एक फिजिकल सिग्निफिकेंस है, दैट इज दिस इज द अमाउंट ऑफ वर्क, दिस इज द एग्जैक्ट amount of work when 1 mole of gaseous temperature is raised by 1 Kelvin। कोई भी गैसियस सब्सटेंस का टेम्परेचर, एक मोल गैसियस सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 केल्विन इंक्रीज करने के लिए जितना अमाउंट ऑफ वर्क चाहिए होता है, दैट इज इक्विवेलेंट टू R। ये है इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस एंड दैट इज इंपॉर्टेंट टू इक्वेशन ऑफ स्टेट। नेक्स्ट इज अबाउट डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ये पार्शियल प्रेशर के रिगार्डिंग है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द टोटल प्रेशर, जितना भी प्रेशर टोटल रहेगा कोई भी एक कंटेनर में अगर बहुत सारा गैसेस के मिक्सचर है, दैट विल बी इक्वल्स टू द सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर्स। ये सब है पार्शियल प्रेशर P1 P2 P3। तो सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर होगा टोटल प्रेशर। लेकिन इससे भी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है?
दैट एनी पार्शियल प्रेशर पी आई, जहाँ पे आई है 1 2 3 एट्सेट्रा, पी आई इक्वल्स टू पी टोटल इंटू एक्स आई। एक्स आई क्या है? दिस इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर गैसियस कंपोनेंट। तो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर में ये दोनों इक्वेशंस इंपॉर्टेंट है। और पार्शियल प्रेशर का डेफिनेशन क्या है? पार्शियल प्रेशर मतलब कि कोई गैसियस कंटेनर में बहुत सारे गैसेस के बजाय 1 2 3 4 बहुत सारे गैसियस सब्सटेंस के बजाय अगर सिर्फ कोई एक सब्सटेंस रहता, फॉर एग्जांपल अगर सेकेंड गैसियस कंपोनेंट टोटल इस कंटेनर के वॉल्यूम को ऑक्युपाई करते रहता, तो उसका जितना प्रेशर बनता P2, दैट इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट पर्टिकुलर गैसियस कंपोनेंट। वैसे ही नेक्स्ट लॉ इज अबाउट पार्शियल वॉल्यूम, और उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं अमागट्स लॉ। अमागट्स लॉ इज अबाउट पार्शियल वॉल्यूम। सेम ही स्टेटमेंट है कि टोटल वॉल्यूम इज इक्वल्स टू ऑफ द इंडिविजुअल कंपोनेंट्स। और टोटल वॉल्यूम को हम कैसे लिख सकते हैं? टोटल वॉल्यूम वी कैन राइट इन टोटल इनटू आर टी बाई पी टोटल। ये पी वी इक्वल्स टू एनआरटी से आया है। वी टोटल को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो दिस विल बी इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3 एटसेट्रा। और यहाँ पे भी मोल फ्रैक्शन के साथ सेम रिलेशन है एज लाइक इन पार्शियल प्रेशर, कि पार्शियल वॉल्यूम विल बी इक्वल्स टू V टोटल इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपोनेंट। सो ये दोनों इक्वेशन को आपको याद रखना है फ्रॉम अमागट्स लॉ। द नेक्स्ट फ्यू इक्वेशंस आर अबाउट काइनेटिक गैस थ्योरी इक्वेशन। यहाँ पे आपको पहला इक्वेशन मिलेगा PV इक्वल्स टू 1/3 mn u स्क्वायर बार, जहां पे P और V के बारे में आपको पता है। M क्या है? मास ऑफ वन गैस पार्टिकल। M इज मास ऑफ वन गैस पार्टिकल, और N है कितने नंबर ऑफ गैसियस पार्टिकल्स है इन दैट पर्टिकुलर कंटेनर, नंबर ऑफ गैसियस पार्टिकल्स। अब कंफ्यूजन आता है इसके बारे में। दिस इज नथिंग बट RMS वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी जो होता है उसका स्क्वायर, ये इंपॉर्टेंट है। दिस इज द स्क्वायर ऑफ RMS वेलोसिटी एंड नॉट द पर्टिकुलर RMS वेलोसिटी। तो कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में अगर आपको RMS वेलोसिटी मेंशन कर दिया जाए कि x मीटर पर सेकेंड है, तो इस इक्वेशन में पुट करने के वक्त आपको x स्क्वायर पुट करना पड़ेगा। ये आप ध्यान रखना, दिस इज नॉट द RMS वेलोसिटी बट द स्क्वायर ऑफ RMS वेलोसिटी। नेक्स्ट इक्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज अबाउट एवरेज काइनेटिक एनर्जी। एवरेज काइनेटिक एनर्जी के ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आते हैं, एंड दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय हाफ mu स्क्वायर। ये भी RMS वेलोसिटी के स्क्वायर है, एंड दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू केल्विन स्केल टेम्परेचर। तो इसको हम इक्वल्स करके लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे? हाफ mu स्क्वायर इक्वल्स टू KT। ये हो गया प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। अब आप देखो, आपको लास्ट टाइम जो इक्वेशन मिला था PV इक्वल्स टू 1/3 mn u स्क्वायर, यहाँ पे इस इक्वेशन को आप दोबारा लिखो, PV इक्वल्स टू 1/3 mn u स्क्वायर। इट कैन बी रिटन एज 2/3 n और हाफ m u स्क्वायर। अब हाफ m u स्क्वायर के जगह आप KT को रिप्लेस कर सकते हो। सो व्हाट विल बी द इक्वेशन? 2/3 n KT। सो दिस इज योर सेकेंड इंपॉर्टेंट इक्वेशन, PV इक्वल्स टू 2/3 n KT, जहां पे n है नंबर ऑफ गैसियस पार्टिकल्स और मॉलिक्यूल्स एंड T है केल्विन स्केल में टेम्परेचर। सो दिस इज योर इंपॉर्टेंट इक्वेशन। नेक्स्ट क्या है? आपको मैंने ग्राहम्स लॉ ऑफ इफ्यूशन के बारे में बताया था, ग्राहम्स लॉ ऑफ इफ्यूशन और डिफ्यूशन। अनदर फॉर्म ऑफ दैट इज रेट ऑफ इफ्यूशन और डिफ्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू RMS वेलोसिटी। वहां पे था इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी और मोलर मास, यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दैट इज R वेरीज एज रूट ओवर ऑफ u स्क्वायर बार। अब 11 नंबर इक्वेशन पे हमारे पास है काइनेटिक एनर्जी विच इज इक्वल्स टू 3/2 KT, और इसका स्पेशलिटी क्या है? दिस इज फॉर ओनली वन मॉलिक्यूल और वन पार्टिकल ऑफ गैसियस सब्सटेंस, और ये K है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, whose value is 1.38 into 10 to the power minus 23 जूल पर केल्विन। अगर ये काइनेटिक एनर्जी एक मॉलिक्यूल के लिए ना होके 1 मोल ऑफ गैसियस सब्सटेंस के लिए होता तो क्या होगा? 3/2। 1 मोल के लिए हमें क्या करना पड़ता है? एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, एंड वी ऑल नो दैट R इक्वल्स टू एवोगाड्रो नंबर इनटू बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। R क्या है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। सो दिस विल बी
3/2 RT। अब इस इक्वेशन को और इसके पहले जो इक्वेशन था PV इक्वल्स टू 2/3 NKT, इन दोनों इक्वेशन में आप कंफ्यूज मत हो जाना। यहाँ पे फैक्टर है 2/3 जबकि यहाँ पे फैक्टर है 3/2। ये दोनों डिफरेंट इक्वेशन है। अब चलते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर के तरफ। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z से डिनोट किया जाता है, कैपिटल Z से, एंड दैट इज इक्वल्स टू मोलर वॉल्यूम ऑफ रियल गैस, एक्चुअल गैस का जो मोलर वॉल्यूम होगा, डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस। और इसके अगले लाइन में हम क्या लिख सकते हैं, मोलर वॉल्यूम ऑफ रियल गैस तो सेम रहेगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन PVM इक्वल्स टू RT। यहाँ पे एक n था, n क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे मोलर वॉल्यूम है, मतलब n इक्वल्स टू 1 मोल ऑफ गैस के लिए। सो PVM इक्वल्स टू RT, सो VM कैन बी रिप्लेस्ड बाय RT by P। तो यहाँ पे भी वही करते हैं, RT by P, सो इट विल बी इक्वल्स टू PVM by RT। दिस इज योर इंपॉर्टेंट इक्वेशन कि Z इक्वल्स टू PVM by RT। और इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स क्या है, Z इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1 फॉर आइडियल गैस। मतलब अगर हम Z वर्सेस P प्लॉट करें, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को y एक्सिस के अलोंग और प्रेशर को x एक्सिस के अलोंग, देन देयर विल बी अ लाइन वेयर Z इक्वल्स टू 1। ये होगा फॉर आइडियल गैस। नाउ देयर आर सम गैसेस लाइक हाइड्रोजन एंड हीलियम, फॉर दोज कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर आर ऑलवेज अबव 1। ठीक है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1 फॉर हाइड्रोजन एंड हीलियम, जबकि फॉर अदर गैसेज Z इज लेस देन 1 इन लोअर प्रेशर रीजन। अगर लोअर प्रेशर रीजन है तो Z लेस देन 1 होगा, एंड Z विल बी ग्रेटर देन 1 इन हायर प्रेशर रीजन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड के लिए पहले लोअर प्रेशर रीजन में, ये है लोअर प्रेशर रीजन, यहाँ पे Z लेस देन 1 होगा, उसके बाद Z ऊपर जाएगा एट हायर प्रेशर रीजन फॉर कार्बन डाइऑक्साइड एटसेट्रा। अब हम जाएंगे वैंडरवाल इक्वेशंस की तरफ। इक्वेशन नंबर 13, इट इज अबाउट वैंडरवाल्स इक्वेशन ऑफ स्टेट, जहां पे हम आइडियल गैस इक्वेशन PV इक्वल्स टू nRT, इसको रिप्लेस करेंगे किससे, P प्लस n स्क्वायर A बाई V स्क्वायर इंटू V माइनस NB इक्वल्स टू nRT, इस इक्वेशन से। और अगर 1 मोल के लिए हो तो आप n को हटा देना इस इक्वेशन से। सो दिस इज वैंडरवाल्स गैस इक्वेशन। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है दो फैक्टर, A इज अ कांस्टेंट एंड B इज अनदर कांस्टेंट। तो A का यूनिट क्या होगा, A का यूनिट है पास्कल मीटर टू द पावर 6 मोल टू द पावर -2। कैसे आया, इस पोर्शन का यूनिट है इक्वल्स टू प्रेशर्स यूनिट, मतलब इसका यूनिट है पास्कल। अब पास्कल के साथ अगर आप V स्क्वायर का यूनिट मल्टीप्लाई कर दोगे और n स्क्वायर का यूनिट डिवाइडेड कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा पास्कल मीटर टू द पावर 6 एंड मोल टू द पावर -2। सिमिलरली फॉर दिस पोर्शन द टोटल यूनिट इज इक्विवेलेंट टू वॉल्यूम्स यूनिट। तो NB में B का यूनिट क्या होगा, अगर NB का यूनिट है अकॉर्डिंग टू वॉल्यूम यूनिट मतलब मीटर क्यूब, तो B का यूनिट होना चाहिए मीटर क्यूब मोल इनवर्स, एंड दैट इज एग्जैक्टली B's यूनिट, मीटर क्यूब मोल इनवर्स। फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ A एंड B आर वेरी इंपॉर्टेंट। A का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, दिस इज द मेजर ऑफ अट्रैक्शन फोर्सेस बिटवीन द गैसियस पार्टिकल्स। ये है अट्रैक्शन फोर्सेस का मेजर। और B क्या डिनोट करता है, B इज द वॉल्यूम कोशेंट। जिस वॉल्यूम को हम नेग्लिजिबल मानते हैं कि हर एक गैसियस पार्टिकल का जो अपना वॉल्यूम है दैट इज नेग्लिजिबल विथ रिस्पेक्ट टू द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, उस वॉल्यूम को हम इस फैक्टर से डिनोट करते हैं। तो अगर आपका लो प्रेशर रीजन है, अगर लो प्रेशर रीजन है तो B क्या हो जाएगा, B विल बी इग्नोर्ड, क्योंकि लोअर प्रेशर रीजन में गैसियस सब्सटेंस ज्यादा वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा, और अगर वॉल्यूम ज्यादा ऑक्युपाई हुआ तो हर एक पार्टिकल का जो ओन वॉल्यूम था वो और भी ज्यादा नेग्लिजिबल हो जाएगा, तो B कैन बी इग्नोर्ड लोअर प्रेशर रीजन में। एग्जैक्टली लाइक दैट हायर प्रेशर रीजन में क्या होगा, हायर प्रेशर रीजन मतलब इन हायर प्रेशर गैस मॉलिक्यूल्स एक छोटे जगह पे ही कन्फाइंड रहेगा, सो B को हम इग्नोर नहीं कर पाएंगे।
बट ए कैन बी इग्नोर्ड। ए को क्यों इग्नोर कर पाएंगे? ए इज नथिंग बट द अट्रैक्शन फोर्सेस बिटवीन टू गैस मॉलिक्यूल्स। अब अगर हाई प्रेशर है तो गैस मॉलिक्यूल्स का वेलोसिटी बहुत हाई हो जाएगा, और हर एक गैस मॉलिक्यूल्स अगर बहुत ज्यादा वेलोसिटी के साथ मूव करे तो एक दूसरे के सामने आने के बाद जो अट्रैक्शन फोर्स काम करना चाहिए that will be completely lost because of the high velocity in higher pressure region। इसलिए हम हाई प्रेशर में ए को इग्नोर कर सकते हैं। और अगर टेम्परेचर बहुत हाई हो, ये तो हमने प्रेशर का बात कर लिया, अगर हम टेम्परेचर को हाई करें तो क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होने के वजह से वेलोसिटी भी ज्यादा होगा और ए को हम इग्नोर कर देंगे, और हाई टेम्परेचर में गैस मॉलिक्यूल्स ज्यादा एक्सपेंड होके एक ग्रेटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा जहां पे हम बी को भी इग्नोर कर पाएंगे। सो एट हायर टेम्परेचर ए एंड बी बोथ आर इग्नोर्ड। तो ये तीन चीज आप ध्यान में रखना टू सॉल्व एनी क्वेश्चन, कि बी इग्नोर होता है एट लोअर प्रेशर, ए इग्नोर किया जा सकता है एट हायर प्रेशर, एंड एट हायर टेम्परेचर ए एंड बी बोथ कैन बी इग्नोर्ड। इक्वेशन नंबर 14, इट इज अबाउट बॉयल टेम्परेचर। हमने अभी तक बॉयल लॉज देखा था, पीवी इक्वल्स टू कांस्टेंट। बॉयल टेम्परेचर क्या है? TB इक्वल्स टू A बाई RB। यही काफी है कोई भी बॉयल टेम्परेचर रिलेटेड न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। लेकिन फिर भी इसके साथ एक इक्वेशन है, वो आप लिख के रखो कि डेल Z बाई डेल P एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ये क्या है? आपको अगर याद है, कंप्रेसिबिलिटी को हमने y एक्सिस अलोंग प्लॉट किया था और प्रेशर को हमने x एक्सिस अलोंग प्लॉट किया था। तो डेल Z बाई डेल P इज द स्लोप ऑफ दिस कर्व, एंड दैट स्लोप इज इक्वल्स टू 1 बाई RT इंटू बी माइनस ए बाई RT। और इस इक्वेशन में अगर आप इस पर्टिकुलर फैक्टर को जीरो करोगे फॉर मैक्सिमा और मिनिमा b इक्वल्स टू ए बाई RT, तो यहां से आपको मिल जाएगा t इक्वल्स टू ए बाई RB, और इसी t को हम बोलते हैं बॉयल टेम्परेचर। फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है कि नियर दिस टेम्परेचर, नियर दिस बॉयल टेम्परेचर, ऑल द गैसेस, जितने भी गैसियस सब्सटेंस है, दोज बिहेव आइडियली ओवर ए लॉन्ग रेंज ऑफ प्रेशर। अब बॉयल टेम्परेचर के साथ साथ जो इक्वेशन याद रखना बहुत जरूरी है, दैट इज क्रिटिकल टेम्परेचर इक्वेशन, क्योंकि इन दोनों में कंफ्यूजन होता है बहुत बार। क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है? क्रिटिकल टेम्परेचर कैन बी डिनोटेड बाई TC, एंड इसका इक्वेशन है 8A बाई 27 RB। हम जानते हैं कि कोई भी गैसियस सब्सटेंस को अगर हमें लिक्विफाई करना है तो प्रेशर को उसके ऊपर अप्लाई करना पड़ता है। अगर आप प्रेशर अप्लाई करोगे तो वो धीरे धीरे गैसियस सब्सटेंस से लिक्विफाई होकर लिक्विड सब्सटेंस में आ जाएगा। लेकिन फॉर दैट टेम्परेचर इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। अगर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के नीचे उस गैसियस सब्सटेंस को नहीं लिया जाए तो फिर जितना भी आप प्रेशर अप्लाई कर लो वो गैसियस से लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगा। तो क्रिटिकल टेम्परेचर इज अ टेम्परेचर TC above which ए लिक्विड कैन नॉट एग्जिस्ट। आप चाहे कितना भी प्रेशर दे दो, लिक्विड फॉर्म में वो गैसियस सब्सटेंस नहीं जाएगा जब तक कि वो क्रिटिकल टेम्परेचर के नीचे ना रहे। तो अब देखो क्रिटिकल टेम्परेचर का इक्वेशन क्या है? TC इक्वल्स टू 8A बाई 27 RB, और बॉयल टेम्परेचर का इक्वेशन था TB इक्वल्स टू A बाई RB। सो दोनों सिमिलर है। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा फैक्टर है दैट इज 8 बाई 27, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो क्रिटिकल टेम्परेचर के बारे में जब हमने बात किया तो उसके साथ क्या आएगा? क्रिटिकल वॉल्यूम और क्रिटिकल प्रेशर। क्रिटिकल प्रेशर को हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं? जैसे कि कोई गैसियस सब्सटेंस को लिक्विफाई करने के लिए हम प्रेशर को छोड़ के अगर टेम्परेचर को कंट्रोल करना चाहे तो क्या करना होगा? हमें टेम्परेचर को डिक्रीज करना पड़ेगा। टेम्परेचर धीरे धीरे डिक्रीज करने के बाद गैसियस फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होगा। बट एक पर्टिकुलर प्रेशर अगर उसके ऊपर नहीं अप्लाई किया जाए तो चाहे आप जितना भी टेम्परेचर डाउन कर लो तो भी वो गैसियस सब्सटेंस लिक्विफाई नहीं हो पाएगा, and that particular pressure is known critical pressure. Critical pressure is the pressure, it is the minimum pressure required to cause liquefaction. Minimum pressure required to cause liquefaction of any gaseous substance. और इसका फॉर्मूला क्या है? PC equals to A by 27 B square. सो ये भी इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये हर जगह हम जो ए बी यूज कर रहे हैं वो क्या है? दैट इज वैन डर वाल्स गैस कांस्टेंट, ए और बी। तो हमने पीसी देख लिया और टीसी भी देख लिया, बाकी क्या है? क्रिटिकल वॉल्यूम। ये क्या होगा? ये सिंपली होगा 3B। क्रिटिकल वॉल्यूम इज नथिंग बट 3B।
तो ये 3 इक्वेशन आपको याद रखना पड़ेगा। एक है क्रिटिकल टेम्परेचर, फिर ये क्रिटिकल प्रेशर और आखिरी में ये क्रिटिकल वॉल्यूम। और इन तीनों को मिला के और एक इक्वेशन है, कभी कभार यहां से भी क्वेश्चन आता है, PCVC बाई RTC इक्वल्स टू 3/8 और इट इज इक्वल्स टू 0.375। जैसे कि अगर हम 1 मोल गैसियस आइडियल गैसियस सब्सटेंस के बारे में बात करें तो हम क्या लिखते हैं, PV इक्वल्स टू RT। तो इन दैट केस PV by RT क्या होगा, PV by RT होगा 1। बट इन केस ऑफ क्रिटिकल प्रेशर टेम्परेचर एंड वॉल्यूम PV by RT 1 नहीं होगा, दैट विल बी इक्वल्स टू 3/8 और 0.375। ये क्वेश्चन में कभी कभार डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट इज मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड। मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में क्या होता है, आप पहले इक्वेशन लिख लो, dnu इक्वल्स टू 4 पाई कैपिटल N m बाई 2 पाई RT टू द पावर 3/2 e टू द पावर मतलब एक्सपोनेंशियल माइनस mu स्क्वायर बाई 2RT u स्क्वायर du। इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस आप समझो। फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ दिस इक्वेशन क्या है कि अगर टोटल नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स इज n, ये है टोटल नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स, उनमें से कितना फ्रैक्शन ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स विल हैव ए स्पीड बिटवीन u एंड u प्लस du। du इज ए वेरी लिटिल चेंज ऑफ द वेलोसिटी। मान लीजिए कि 1 मीटर पर सेकेंड है u, तो du होगा 1.001 मीटर पर सेकेंड। तो ये दोनों स्पीड के बीच में u प्लस du और u, ये दोनों स्पीड के बीच में इस रेंज में कितना फ्रैक्शन ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स बिलोंग करता है, दैट इज dnu बाई n। इसी को डिनोट करना मैक्सवेल इक्वेशन का काम है। एंड फॉर दैट द इक्वेशन वी यूज इज दिस इक्वेशन, जहां पे dnu तो आपको पता ही है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग वेलोसिटी बिटवीन u एंड u प्लस du। ये n क्या है, n is total number of molecules, gaseous molecules. m is the molar mass. This is the molar mass of the gaseous substance. RT आपको पता है। अब इसी इक्वेशन को हम दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि कुछ कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में आपको मोलर मास नहीं दिया जाएगा, उसके जगह एक पार्टिकल का, गैसियस पार्टिकल का मास दिया जाएगा। एंड इन दैट केस दिस इक्वेशन विल बी dnu इक्वल्स टू 4 पाई n इंटू m बाई 2 पाई kt टू दी पावर 3/2। यहाँ पे आप देखो पिछली इक्वेशन में क्या था, कैपिटल M बाई 2 पाई RT था इस फैक्टर में। तो हमने M के जगह, मोलर मास के जगह अगर M लिखा है तो हमें R के जगह, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की जगह क्या लिखना पड़ेगा, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट स्मॉल k लिखना पड़ेगा। क्योंकि मोलर मास का मतलब क्या होता है, मोलर मास का मतलब है कि एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का इंडिविजुअल मास। तो अगर हम m बाई r को ऐसे लिखे Na इंटू m बाई r, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं m बाई r बाई Na। अब आपको पता है कि r इक्वल्स टू Na इंटू k, तो r बाई Na के जगह हमने लिख दिया m बाई k। तो ऐसे यहाँ पे हम लिख सकते हैं m बाई बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और साथ में क्या होगा e टू दी पावर माइनस mu स्क्वायर बाई 2kt। वहां पे क्या था, वहां पे था mu स्क्वायर बाई 2RT माइनस mu स्क्वायर बाई 2RT। यहाँ पे माइनस mu स्क्वायर बाई 2kt हो गया, और साथ में सेम रहेगा u स्क्वायर du। अब ये मैक्सवेल इक्वेशन से हमें क्या क्या मिलता है, 3 बहुत इंपॉर्टेंट चीज मिलता है, आप ऐसे याद रखना। एक है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, और एक है एवरेज वेलोसिटी, और एक है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। एक को हम बोलेंगे URMS, एक को UAV और एक को UMP। इन तीनों का वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। URMS का वैल्यू है √3RT बाई m। UAV एवरेज वेलोसिटी का वैल्यू है √8RT बाई पाई m, और मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी का वैल्यू है √2RT बाई m। इन सब जगहों पे ये जो m है दैट इज मोलर मास ऑफ द गैसियस सब्सटेंस, और r क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे कि URMS इक्वल्स टू √3kt बाई m। मतलब हमने r को रिप्लेस किया बोल्ट्जमैन कांस्टेंट से, तो मोलर मास को भी रिप्लेस किया मॉलिक्यूलर मास से। वैसे ही UAV को हम कैसे लिख सकते थे, √8kt बाई पाई m
and exactly like that UMP most probable velocity can be written by 2kT by m। तो ये तीन इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसके साथ इसका कंपैरिजन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा वैल्यू किसका है? U RMS का वैल्यू सबसे ज्यादा है, ग्रेटर देन है U एवरेज वेलोसिटी एंड आखिरी में है U मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा, ये कंपैरिजन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर का कंपैरिजन। और इसके साथ साथ ये भी आप ध्यान में रखना कि इन तीनों का जो रेशियो होता है RMS वेलोसिटी इज टू एवरेज वेलोसिटी इज टू मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, ये रेशियो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट इज 1.732 इज टू 1.596 इज टू 1.414। ये जो फर्स्ट एंड लास्ट वैल्यू है वो एक्चुअली क्या है? √3 एंड √2। आप ऐसे भी याद रख सकते हो, √3 इज टू 1.596 इज टू √2। नेक्स्ट इज molecular collisions in a gas, and for that we assume कि all the molecules are rigid and spherical particles। जितने भी गैसियस मॉलिक्यूल्स है those are rigid and spherical particles। तो इसके रिगार्डिंग फर्स्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन क्या है? Z1 इक्वल्स टू पाई सिग्मा स्क्वायर U एवरेज इंटू n स्टार। ये डिनोट क्या करता है? व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ दिस इक्वेशन? Z is nothing but the number of collisions made by a single molecule, the number of collisions made by a single molecule, single gaseous molecule per unit time। और ये जो पाई सिग्मा स्क्वायर है that is called क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कॉलिशन। यहां से भी बहुत सारा क्वेश्चन आ जाते हैं कि क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कॉलिशन निकालो, आपको डायमीटर या फिर रेडियस ऑफ अ गैसियस पार्टिकल दे दिया जाएगा। सिग्मा क्या है? सिग्मा इज डायमीटर ऑफ अ सिंगल गैसियस पार्टिकल। तो एक्चुअली ये क्या है? एक्चुअली देखा जाए तो दिस इज 4 पाई आर स्क्वायर, जहां पे आर क्या है? रेडियस ऑफ अ गैसियस मॉलिक्यूल, एंड दिस इज कॉल्ड क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कॉलिशन। लेकिन हम नॉर्मली सिग्मा यानी कि डायमीटर से डिनोट करते हैं, तो पाई सिग्मा स्क्वायर हो जाएगा क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कॉलिशन। और इसके साथ अगर हम एवरेज वेलोसिटी UAV है, एवरेज वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल, एंड n स्टार इज, n स्टार इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है, n स्टार इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो n स्टार को हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, n स्टार इक्वल्स टू n बाई v। n है टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड v है टोटल वॉल्यूम। सो n स्टार इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, एंड दिस होल क्वांटिटी पाई सिग्मा स्क्वायर U एवरेज n स्टार, दिस इज कॉल्ड Z1, which is nothing but the number of collisions made by a single molecule per unit time। This is Z1। बट नेचुरली हमारे पास क्या होता है? गैसियस कंडीशन में बाईमोलिक्यूलर कलिशंस होता है। सो इक्वेशन नंबर 20 इज फॉर बाईमोलिक्यूलर कलिशंस। Z11 इक्वल्स टू 1/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर U बार n स्टार स्क्वायर। यहाँ पे Z11 क्या डिनोट करता है? दिस डिनोट्स नंबर ऑफ बाईमोलिक्यूलर कलिशन, नंबर ऑफ बाईमोलिक्यूलर कॉलिशंस पर यूनिट टाइम। पिछले बार भी पर यूनिट टाइम था, यहाँ पे और एक ऐड होगा फैक्टर पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम, ये भी होगा पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम। बाकी पाई सिग्मा स्क्वायर आपको पता है क्रॉस सेक्शन ऑफ द कॉलिशन ये डिनोट करता है। U बार है U एवरेज, एंड n स्टार स्क्वायर, n स्टार का मतलब क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। दिस इज n स्टार, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो इसको हम n स्क्वायर बाई v स्क्वायर भी लिख सकते हैं, n स्टार स्क्वायर को। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है, Z11 में जो ये 11 हमने लिखा है, 11 क्यों लिखा है? इसको हम 12 भी लिख सकते थे, ये क्यों नहीं लिखा है? क्योंकि दीज आर फॉर द सिमिलर टाइप ऑफ मॉलिक्यूल। मतलब कोई कंटेनर में अगर सिर्फ नाइट्रोजन गैस है या फिर सिर्फ ऑक्सीजन गैस है, तो उनके बीच में, दो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के बीच में जो कलिशन होगा बाईमोलिक्यूलर, दैट विल बी Z11। बट व्हाट अबाउट एक नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल और एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के बीच में कलिशन हो, देन वी विल गेट आवर इक्वेशन नंबर 21, विच इज Z12 इक्वल्स टू पाई सिग्मा 12 स्क्वायर √8kT बाई पाई म्यू इंटू N1 इंटू N2। इसको भी हम स्टार देंगे, N1 स्टार एंड N2 स्टार। तो इस इक्वेशन को थोड़ा हमें अच्छे से समझना पड़ेगा कि
कौन सा पार्ट क्या डिनोट करता है। फॉर एग्जाम्पल दिस पार्ट, यहाँ पे सिग्मा 1 2 क्या है, दूसरी जगह सिग्मा क्या था, डायमीटर ऑफ अ मॉलिक्यूल, लेकिन यहाँ पे दो टाइप का मॉलिक्यूल है, एक है नाइट्रोजन और एक है ऑक्सीजन, तो सिर्फ सिग्मा से हम नाइट्रोजन को भी डिनोट नहीं कर पाएंगे, ऑक्सीजन को भी डिनोट नहीं कर पाएंगे। सो सिग्मा 1 2 इज सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 बाई 2, मतलब कि सिग्मा ऑफ नाइट्रोजन प्लस सिग्मा ऑफ ऑक्सीजन बाई 2, दो डिफरेंट काइंड ऑफ मॉलिक्यूल के जो डायमीटर है उनका एवरेज है सिग्मा 1 2। सो पाई सिग्मा 1 2 स्क्वायर यहाँ पे आपको मिल जाएगा, और साथ में ये जो फैक्टर है 8kT बाई पाई म्यू। एवरेज वेलोसिटी का नॉर्मल फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला है 8kT बाई पाई m, जहाँ पे m है मास ऑफ अ सिंगल मॉलिक्यूल, बट इन दिस केस वी हैव टू डिफरेंट काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स, एक है नाइट्रोजन दूसरा है ऑक्सीजन, तब हम सिंपल m से हम डिनोट नहीं कर पाएंगे मास को, एंड फॉर दैट वी नीड म्यू विच इज नथिंग बट रिड्यूस्ड मास, एंड रिड्यूस्ड मास कैन बी डिनोटेड बाय m1 m2 बाई m1 प्लस m2, जहाँ पे m1 है एक ऑक्सीजन या नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का मास, m2 है दूसरे टाइप ऑफ मॉलिक्यूल का मास, एंड दिस इज द होल रिड्यूस्ड मास। तो इसको हम एवरेज वेलोसिटी के अंदर, एवरेज वेलोसिटी के एक्सप्रेशन के अंदर यूज करेंगे यहाँ पे। एंड नेक्स्ट इज n1 स्टार n2 स्टार। n1 स्टार क्या है, एक टाइप का जो मॉलिक्यूल है, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन, उसका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब n ऑफ ऑक्सीजन, टोटल नंबर ऑफ जितने भी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स हैं डिवाइडेड बाई वॉल्यूम, एंड n2 स्टार इज जितने भी नंबर ऑफ दूसरे टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स है लाइक n2 नाइट्रोजन डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। सो दिस इज योर होल इक्वेशंस फिजिकल सिग्निफिकेंस। अब ये जो तीन इक्वेशन है, एक है Z1 के लिए, Z1 के लिए एक इक्वेशन है, उसके बाद Z11 के लिए एक इक्वेशन है, और ये है Z12 के लिए एक इक्वेशन, और इसके साथ भी क्रॉस सेक्शन आप याद रखना, मॉलिक्यूलर क्रॉस सेक्शन ऑफ कॉलिशन क्या होता है, पाई सिग्मा स्क्वायर, वेयर सिग्मा इज अ डायमीटर नॉट अ रेडियस। तो ये चार इक्वेशन आप ध्यान रखना। अब नेक्स्ट बारी है मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ क्या होता है और इसके रिगार्डिंग इक्वेशन क्या है। दिस इज द एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम बाय ए मॉलिक्यूल बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिशंस। मतलब एक बार मान लीजिए कि ये पार्टिकल है, पार्टिकल नंबर 1, यहाँ पे दूसरा पार्टिकल है, यहाँ पे तीसरा पार्टिकल है, पार्टिकल नंबर 2, पार्टिकल नंबर 2 और पार्टिकल नंबर 3। अब ये पार्टिकल इसके साथ कलिशन किया और उसके बाद सेकेंड कलिशन किया ये 3 नंबर पार्टिकल के साथ, तो कितना कलिशन हुआ, 2 कलिशन हो गया, और वो 2 कलिशन के बीच में जो एवरेज डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया पर यूनिट टाइम, उस एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम को ही हम बोलते हैं मीन फ्री पाथ, एंड इट इज डिनोटेड बाय लैम्डा। लैम्डा इक्वल्स टू u एवरेज वेलोसिटी बाय z1। ये आप ध्यान रखना। अगर आपको z1 याद है, z1 क्या था, number of collisions made by a single molecule per unit time, this was your Z1। तो Z1 का वैल्यू अगर यहाँ पे हमने पुट कर दिया तो हमें क्या मिलेगा, u एवरेज वेलोसिटी बाई √2 पाई सिग्मा स्क्वायर u एवरेज वेलोसिटी इनटू n स्टार। ये दोनों कैंसिल हो गया, u एवरेज वेलोसिटी, सो इट विल कम 1 बाई √2 पाई सिग्मा स्क्वायर, दिस इज क्रॉस सेक्शन ऑफ कॉलिशन, इनटू n स्टार। तो ये इक्वेशन आप ध्यान रखिएगा फॉर मीन फ्री पाथ डिस्टेंस। अब चलते हैं मीन फ्री पाथ के ऊपर टेम्परेचर और प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन लैम्डा, दैट इज मीन फ्री पाथ। हम दो केस में डिवाइड करते हैं। केस नंबर 1 जहां पे वॉल्यूम कांस्टेंट है, वेयर वॉल्यूम इज कांस्टेंट, यहाँ पे सिंपली क्या होगा, लैम्डा हो जाएगा कांस्टेंट। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो लैम्डा का कोई चेंज नहीं होगा विथ द चेंज ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। टेम्परेचर एंड प्रेशर का आप चाहे कितना भी चेंज कर लो, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो लैम्डा भी कांस्टेंट होगा। अब केस नंबर 2 में वॉल्यूम इज नॉट कांस्टेंट, ये कांस्टेंट यहाँ पे नहीं है, तब हमारे पास और दो केस आएगा। एक है 1 जब प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट होने से तब लैम्डा विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट स्केल टेम्परेचर। एंड केस नंबर 2 टेम्परेचर इज कांस्टेंट, इन दैट केस लैम्डा विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 by p।
तो इन दोनों को हम एक साथ क्या लिख सकते हैं? अगर प्रेशर और टेम्परेचर कोई भी नहीं कांस्टेंट है तो हम लिख सकते हैं लैम्डा वेरीज एज T बाई P। तो ये तीनों रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक हो गया ये रिलेशन, ये दूसरा रिलेशन, ये तीसरा रिलेशन, और चौथा आप इसको भी ध्यान रखना कि वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है तो लैम्डा भी कांस्टेंट रहेगा, चाहे आप जितना भी टेम्परेचर या प्रेशर चेंज कर लो। ये क्या था? मीन फ्री पाथ के ऊपर टेम्परेचर प्रेशर कैसे इफेक्ट करता है। अब हम देखेंगे कि मॉलिक्यूलर कलिशन जो हमने पढ़ा था Z1, Z11, Z12, उनके ऊपर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। सबसे पहले यूनिमॉलिक्यूलर कलिशंस, मतलब हम Z1 के बारे में बात कर रहे हैं। Z1 का क्या चेंज होगा टेम्परेचर प्रेशर के साथ? दो केस हो सकता है, एक में वॉल्यूम इज कांस्टेंट, then Z1 will be directly proportional to root over absolute scale temperature when pressure is constant, and Z1 also will be proportional to pressure when temperature is constant, और ये दोनों ही होगा जब वॉल्यूम इज कांस्टेंट। बट व्हेन वॉल्यूम इज नॉट कांस्टेंट, केस 2, जब वॉल्यूम इज नॉट कांस्टेंट, then Z1 will be directly proportional to pressure when T is constant, and Z1 will be directly proportional to 1 by root over T when pressure is constant। तो इसको हम एक साथ कैसे लिख सकते हैं? We can write that वॉल्यूम अगर कांस्टेंट नहीं है then Z will be proportional to P by root T। तो यहाँ पे तीन इंपॉर्टेंट इक्वेशन आ गया। ये एक इक्वेशन when वॉल्यूम इज नॉट कांस्टेंट, और अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो इन दैट केस ये एक इक्वेशन एंड ये एक इक्वेशन। ये था यूनिमॉलिक्यूलर कलिशंस के लिए। अब हम देखेंगे बाईमॉलिक्यूलर कलिशंस, दैट इज Z11 के लिए। यहाँ पे भी फर्स्ट पार्ट सेम होगा। केस 1 जहाँ पे वॉल्यूम इज कांस्टेंट, वहां पे बिल्कुल जैसे यहाँ पे यूनिमॉलिक्यूलर कलिशंस के जगह हुआ था। तो एक बार Z विल बी वेरीज एज रूट ओवर T एंड अनदर टाइम Z विल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ओवर P। यहाँ पे भी बिल्कुल सेम केस होगा। इन केस 1 जब वॉल्यूम कांस्टेंट है देन Z11 will be directly proportional to root over P and Z11 will be directly proportional to root over T. In this case, temperature is constant and in this case we have assumed pressure is constant. तो ये केस 1 याद रखने में इन केस ऑफ बाइमोलिक्यूलर कलिशंस कोई दिक्कत नहीं है। केस 2 थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। Z11 के लिए केस 2 क्या है? दैट इज व्हेन वॉल्यूम इज नॉट कांस्टेंट। वॉल्यूम अगर कांस्टेंट नहीं है देन Z11 will be directly proportional to एक बार P square and Z11 will be directly proportional to 1 by T to the power 3 by 2। एंड इन दोनों को हम एक साथ कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि Z11 varies as P square by T to the power 3 by 2। So this is very important equation and this is the end part of molecular collision। Next is law of equipartition of energy। Equipartition law क्या कहता है? इसका स्टेटमेंट है कि कोई भी मॉलिक्यूल के जो एनर्जी है दैट कैन बी रिटन एज द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी कंपोनेंट्स। वेलोसिटी का कंपोनेंट हो सकता है अलग अलग, जैसे कि यहाँ पे I इक्वल्स टू एक्स वाई जेड। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं हाफ एम यू एक्स स्क्वायर प्लस हाफ एम यू वाई स्क्वायर प्लस हाफ एम यू जेड स्क्वायर। और हर एक कंपोनेंट, ये जो वेलोसिटी कंपोनेंट का स्क्वायर है, दैट कंपोनेंट्स विल कंट्रीब्यूट हाफ kT एनर्जी इच। ये है लॉ ऑफ इक्विपार्टिशन ऑफ एनर्जी। यहाँ पे K है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एंड T है एब्सोल्यूट स्केल टेम्परेचर। बट अब ये डिपेंड करता है कि ये जो एनर्जी है वो ट्रांसलेशनल एनर्जी है या फिर वाइब्रेशनल एनर्जी है या फिर रोटेशनल एनर्जी है। उसके लिए हमें जानना पड़ेगा कि डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितना होता है कोई भी मॉलिक्यूल में। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम in a molecule can be calculated by 3n, जहां पे n क्या है? number of atoms in each molecule, in each of its molecule। जैसे अगर हमारे पास H2O वाटर मॉलिक्यूल है तो इसमें एक वाटर मॉलिक्यूल में कितने एटम्स है? 2 हाइड्रोजन एटम, 1 ऑक्सीजन एटम। सो n विल बी हेयर 3। तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऑफ वाटर मॉलिक्यूल कितना होगा? 3 into 3 that is 9। अब हमें डिसाइड करना है कि ये 9 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम में
ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितना होगा, रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितना होगा और वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितना होगा। इन नॉर्मल केसेस कोई भी मॉलिक्यूल हो, चाहे वो लीनियर मॉलिक्यूल हो या फिर नॉन लीनियर मॉलिक्यूल हो, इसको मैं एक टेबल के तौर पे लिखता हूं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास दो टाइप का मॉलिक्यूल है, एक है लीनियर मॉलिक्यूल और एक है नॉन लीनियर मॉलिक्यूल, तो उनका ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितना होगा, वाइब्रेशनल, रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितना होगा और वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितना होगा। इन केस ऑफ लीनियर एंड नॉन लीनियर मॉलिक्यूल आप उसको एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस कोई भी एक्सिस के अलोंग करवा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लीनियर मॉलिक्यूल हो चाहे नॉन लीनियर, ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हमेशा 3 होता है। रोटेशनल के केस में क्या होगा, देखो अगर आपके पास लीनियर मॉलिक्यूल है लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड, आप इसको जेड एक्सिस के बराबर रोटेट तो कर सकते हो और इसको आप वाई एक्सिस बराबर भी रोटेट कर सकते हैं, लेकिन एक्स एक्सिस के अलोंग अगर आप इसको रोटेट करोगे तो इसका कोई पोजिशनल चेंज नहीं होगा। तो फॉर लीनियर मॉलिक्यूल्स ओनली 2 एक्सिस अलोंग यू कैन चेंज इट्स पोजिशन एंड दैट इज वाई द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम फॉर लीनियर मॉलिक्यूल्स, द रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितना होगा, 2 होगा। और नॉन लीनियर अगर मॉलिक्यूल्स है तो आप उसको एक्स, वाई और जेड तीनों एक्सिस के बराबर रोटेट कर सकते हो। सो रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम फॉर नॉन लीनियर मॉलिक्यूल विल बी 3। तो बाकी क्या बचा हमारे पास, वाइब्रेशनल। इसको हमें अलग से निकालना नहीं है। टोटल नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हमने कितना देखा था, 3n। 3n इज द टोटल नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होगा 3n माइनस 5, ये 2 और 3 को एक साथ हमने 5 लिख दिया, और यहाँ पे कितना होगा 3n माइनस 3 प्लस 3 यानी कि 3n माइनस 6। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टेबल, आप इसको नोट कर लीजिएगा। अब इसके साथ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी का रिलेशन क्या है, हम किसके बारे में बात कर रहे थे, वाटर मॉलिक्यूल। तो इन केस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितना होगा, 3। वाटर क्या है, एक नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है, सो रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम भी होगा 3। वाइब्रेशनल कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितना है, 9। सो 9 माइनस 6 इट विल कम 3। सो वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम भी होगा 3। अब इसका अगर कहा जाए पर मॉलिक्यूल, पर वाटर मॉलिक्यूल एनर्जी कितना होगा, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल। अभी तक हम एनर्जी नहीं देख रहे थे, हम देख रहे थे ट्रांसलेशनल, रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। अब हम देखेंगे एनर्जी। सो फॉर मॉलिक्यूल, ये हम फॉर 1 मोल नहीं कर रहे हैं, फॉर मॉलिक्यूल ट्रांसलेशनल एनर्जी विल बी हाफ kT इंटू 3 क्यों, क्योंकि ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितना है, 3, और इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी हमें कहता है कि हर एक कंपोनेंट हाफ kT एनर्जी कंट्रीब्यूट करेगा। सो इट विल कम 3/2 kT। वैसे ही अगर हम रोटेशनल एनर्जी कैलकुलेट करें फॉर 1 वाटर मॉलिक्यूल, क्या होगा, हाफ kT इंटू 3, सो इट विल ऑल्सो कम 3/2 kT। नाउ फॉर वाइब्रेशनल एनर्जी कंट्रीब्यूशन, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है। पहले आप बताओ कि वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितना था फॉर 1 वाटर मॉलिक्यूल, दैट वाज 9 माइनस 6 इक्वल्स टू 3, सो यहाँ पे 3 होगा। लेकिन बाकी ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम एंड रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जैसे हाफ kT कंट्रीब्यूट करता है एनर्जी। इन केस ऑफ वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, या तो ये कोई एनर्जी कंट्रीब्यूट नहीं करता है या तो फिर ये kT अमाउंट ऑफ एनर्जी कंट्रीब्यूट करता है। दिस इज फॉर नॉर्मल टेम्परेचर, दिस इज फॉर नॉर्मल और रूम टेम्परेचर और लो टेम्परेचर, एंड दिस इज एट हाई टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर हाई ये मेंशन किया हुआ है तो आप kT कंट्रीब्यूशन को कंसीडर करोगे, नहीं तो फिर आप 0 कंट्रीब्यूशन कंसीडर करोगे। तो वाटर मॉलिक्यूल के लिए ट्रांसलेशनल एनर्जी हो गया 3/2 kT, रोटेशनल एनर्जी हो गया 3/2 kT, एंड वाइब्रेशनल एनर्जी एट नॉर्मल टेम्परेचर हो गया 0 एंड एट हाई टेम्परेचर होगा kT। अब अगर हम वाटर मॉलिक्यूल के जगह 1 मोल ऑफ वाटर यूज करते तो ट्रांसलेशनल एनर्जी कितना होता, दैट वुड बी 3/2 RT। रोटेशनल एनर्जी भी होता 3/2 RT, ये तो 0 रहेगा और ये होता RT। हमने क्या किया, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के साथ एवोगैड्रो नंबर दैट इज 1 मोल वाटर में कितना वाटर मॉलिक्यूल्स रहता है उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आ गया। तो अब हम इसको एनर्जी फॉर्म में लिख सकते हैं, मोलर एनर्जी फॉर्म में, E इक्वल्स टू 3/2 RT प्लस 3/2 RT प्लस 0।
एट नॉर्मल टेम्परेचर। ये आ जाएगा आपका 3RT। और ये एनर्जी मॉलिक्यूल का इंटरनल एनर्जी है। इंटरनल एनर्जी को हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं? बाय यू। ये थर्मोडायनेमिक्स के वक्त मैं दिखाऊंगा। तो इंटरनल एनर्जी को अगर हम टेम्परेचर से डिवाइड करें तो हमें क्या मिलेगा? हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम CV। क्योंकि हीट कैपेसिटी का डेफिनेशन ही होता है हमें कितना एनर्जी देना पड़ेगा कोई पर्टिकुलर सब्सटेंस का 1 केल्विन टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए। सो U/T इज नथिंग बट हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम CV। तो एनर्जी टर्म को हम ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं CV इक्वल्स टू 3RT/T इक्वल्स टू 3R। अब फॉर आइडियल गैस वी नो दैट CP माइनस CV इक्वल्स टू R। तो अगर CV का वैल्यू है 3R तो CP का वैल्यू कितना होगा? CP विल बी 4R। तो ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल विच इज नॉन लिनियर लाइक वाटर, उसके लिए CP/CV which is nothing but gamma will be equals to 4R/3R equals to 1.33। ये लोअर टेम्परेचर में या फिर नॉर्मल टेम्परेचर में, ठीक है। नॉन लिनियर मॉलिक्यूल H2O के लिए हो गया। आप ऐसे ही मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल का भी देखना कैलकुलेशन करके कि गामा कितना आता है, और डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल का भी गामा कैलकुलेशन करके देखना कितना आता है। जैसे इन केस ऑफ मोनो एटॉमिक इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल के केस में सिर्फ आपका ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम एग्जिस्ट करता है 3, बाकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम नहीं एग्जिस्ट करता। टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितना है? 3n फॉर मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल, दैट इज 3 into 1 दैट इज 3। तो टोटल हो गया 3 ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो एनर्जी कितना हो जाएगा? 3/2RT। देन CV वुड बी 3/2R। CV अगर 3/2R है तो CP होगा 5/2R। देन गामा वुड बी 5/3 that is 1.67। This is for monoatomic molecule। So this is all about gaseous state of molecules। gaseous state में जितने भी आपका laws था या फिर equations था या फिर formulas थे वो हमने डिस्कस कर लिया। टोटल आप देखना यहाँ पे 25 से 30 टोटल फॉर्मूला है, और इसको आप रिवाइज करना विथ यूनिट। इनका यूनिट भी इंपॉर्टेंट है, विथ यूनिट बिफोर एनी काइंड ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम। गैसियस स्टेट से इसके बाहर मेरे ख्याल से कोई भी फॉर्मूला यूज में नहीं आएगा। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी लॉज, इक्वेशंस एंड फॉर्मूलाज ऑफ एनी अदर चैप्टर। सो तब तक के लिए थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।